नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप या तो पागल हो गया है और या तो इजराइल के सामने वो बेबस हो गया है। हो सकता है इजराइल के हाथ में उसका कोई ऐसा राज हो जिसके चलते वो इजराइल के इशारों पर बंदर की तरह नाच रहा है। कल उसने एक के बाद एक पोस्ट किया ट्रुथ सोशल पर और उसको ट्विटर पर शेयर किया। जब उसने लिखा कि अनकंडीशनल सरेंडर, बिना किसी शर्त के सरेंडर, तो मुझे तो ऐसा लगा कि ट्रंप ये कह रहा है कि मैंने इजराइल के सामने, मैंने नेतन्याहू के सामने अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया। मैं पूरी तरह से सरेंडर हो गया नेतन्याहू के सामने। ईरान उसने लिखा नहीं था, ईरान उसका इरादा था, लेकिन पढ़ के मुझे पहली बात यही लगी कि असल में ट्रंप खुद सरेंडर हो गया है। लगातार धमकियां दे रहा है, सड़क के गुंडों की तरह धमकियां दे रहा है। हमें पता है कि खामनेई कहां हैं और हम उन्हें कभी भी मार सकते हैं, लेकिन नहीं मारेंगे। फला ढिमका, ये वो। कल पूरा गोदी मीडिया भी नाचने कूदने लगा जैसे बस ईरान खत्म हो गया। डिटेल्स में जाने से पहले दो एग्जाम्पल आपको दूंगा। पहला एग्जाम्पल वियतनाम का है। अगर आपको नहीं पता है तो जाइए गूगल पर सर्च कीजिए वियतनाम वार, और मैं सोच रहा हूं वियतनाम वार पे एक अलग से वीडियो बना दूं ताकि दुनिया जान पाए कि अमेरिका का जो अहंकार था, अमेरिका का जो गुमान था, वो किस तरह से टूटा एक छोटे से मुल्क वियतनाम के सामने, जहां से दुम दबा के उसको भागना पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूं अफगानिस्तान का, जिसके बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे क्योंकि अभी हाल में हमारे सामने की घटना है। बड़े गुमान के साथ गया हुआ था अमेरिका अफगानिस्तान में, वहां रशिया की समर्थक सरकार को गिराया और उसके बाद उसको लगा कि अफगानिस्तान का जितना अफीम है, अफगानिस्तान के जितने सोर्सेज हैं और अफगानिस्तान के जितनी जमीन है, उसको वो पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करके रखेगा। हुआ क्या? करोड़ों अरबों खर्च हुए, कितने अमेरिकी सैनिक मारे गए, कितने अमेरिकी हथियार बर्बाद हुए। पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट रहा इस बीच में अमेरिका को, लेकिन हुआ क्या? अफगानिस्तान से दुम दबाकर भागना पड़ा अमेरिका को। तो अगर किसी को यह लगता है कि ईरान में अमेरिका बस गया, ईरान तबाह हुआ और अमेरिका उसके ऊपर कब्जा कर लेगा, तो उसको कम से कम ये दो कहानियां याद कर लेनी चाहिए। मैं यहां यह नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका ईरान में कुछ कर नहीं पाएगा। जिस बम की बात चल रही है, मदर ऑफ ऑल बम्स, वो बेहद खतरनाक बम है, दुनिया का सबसे भारी बम है, जो जमीन पे गिरता है तो 52 मीटर नीचे तक गड्ढा हो जाता है और लगातार गिरता है तो 52 मीटर में 52 जोड़ते जाइए। यानी ईरान का जो अंडरग्राउंड बंकर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको तबाह करने के लिए वो काफी है। लेकिन हथियारों के खत्म हो जाने से भी जंग खत्म नहीं होती है। दुनिया का इतिहास इसका गवाह है। अगर ईरान के अंदर अमेरिका इस तरह से जाता है तो याद रखिए, ईरान तो तबाह होगा ही, लेकिन ईरान वो सब करेगा जो अभी तक उसने रोक के रखा है। अपनी एडवांस मिसाइल्स का इस्तेमाल, स्ट्रीट ऑफ होर्मुज जो है उसको बंद करने की बात चल रही है, और अगर ऑयल रिसोर्सेस पर उसके बात आई तो ये यकीन रखिए कि पूरे मिडिल ईस्ट के ऑयल रिसोर्सेस पर हमले होंगे और फिर दुनिया जो झेलेगी उसकी कल्पना कर पाना भी अभी मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की अगर आज सुबह की खबर आप देखिए तो वो कहता है कि इन सब धमकियों के बावजूद अभी तक ट्रंप ने कोई आखिरी फैसला लिया नहीं है। और हकीकत यह है कि इनके अपने गैंग में भी फूट कम नहीं है। मैक्रान जो है, आप जानते हैं फ्रांस का राष्ट्रपति, उसका कल एक बयान आया और उस बयान में उसने बहुत क्लियर कहा कि अगर किसी को लगता है कि इराक और लीबिया में जो हमने किया वो सही था तो यह बिल्कुल गलत बात है। इराक और लीबिया में जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। और साथ में उसने एक और बात कही कि अमेरिका और इजराइल दोनों चाहते हैं कि किसी तरह से ईरान में रेजीम चेंज हो जाए, खामनेई को वहां सत्ता से हटा दिया जाए और वहां पर अपना एक पपेट बिठा दिया जाए। लेकिन मैक्रॉन ने कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल का पपेट वहां पर बैठ भी जाता है तो पीस नहीं होगी, शांति नहीं होगी। पूरा क्षेत्र, पूरा मिडिल ईस्ट लंबे समय तक डिस्टर्ब रहेगा। और खामनेई का कल का अगर बयान आप पढ़िए तो उन्होंने बहुत क्लियर कहा है कि अगर ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करता है, अगर ईरान के अंदर रेजीम चेंज करने की कोशिश करता है अमेरिका, तो यह मुमकिन है कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट फिर कभी अमन न देख पाए। यानी यह लड़ाई इतनी लंबी चले कि अमेरिका और इजराइल के नाक में दम हो जाए। इस बात को समझिए
केवल रेजीम चेंज कर लेने से, केवल अपना कठपुतली बिठा देने से वहां शांति हो जाएगी या ईरान के लड़ाके हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, यह सोचना भी बकवास है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। यह ऐसी लड़की है जो हिजाब का विरोध कर रही थी, जो ईरान के अंदर बिना हिजाब पहने घूमने की बात कर रही थी। इसने अपना एक वीडियो बना के जारी किया जिसमें इसने हिजाब पहना और इजराइल से साफ साफ कहा कि हमारी अंदर की लड़ाइयां जैसी भी हों, लेकिन तुम्हारे खिलाफ हम सब एक हैं। आप देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो या दुनिया के किसी भी मुल्क के बीच में लड़ाई हो, जब जंग होती है तो लोग आपसी मतभेद भूल जाते हैं। ठीक है, ईरान के अंदर 10 से 15% ऐसे हैं जो गद्दारी करते हैं और कर सकते हैं, तो इजराइल के अंदर भी गद्दारों की कमी नहीं है। जब वक्त आएगा तो पता चलेगा। तो अगर किसी तरह से आप खामनेई को मार भी देते हैं या फिर रिजीम चेंज भी कर देते हैं, तो भी ईरान के अंदर लोग खामोश नहीं रहेंगे, लड़ाई चलेगी। और ईरान उस इलाके का बड़ा मुल्क है। वो जो लड़ाई चलेगी वो ना इजराइल को चैन से बैठने देगी और ना ही अमेरिका को चैन से बैठने देगी। और यहां पर जो लड़ाई चल रही है उसको भी थोड़ा सा रुक कर देख लेना जरूरी है। आपको इजराइल से तस्वीरें आती हुई नहीं दिखेंगी। इजराइल से तस्वीरें बहुत कम दिख रही हैं। वजह क्या है? वजह यह नहीं है कि इजराइल तबाह नहीं हुआ है। इजराइल में हाइफा की जो रिफाइनरीज हैं, राइटर्स का कहना है पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। और मैंने आपको बताया है कि हाइफा की रिफाइनरीज से 60% फ्यूएल जो है, यानी इजराइल के जेट्स को जितनी जरूरत होती है उसका 60% फ्यूएल जो है वो हाइफा की रिफाइनरी से आता है। और जब ये फ्यूएल आना बंद हो गया है तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल की सेना के सामने भी बहुत सारे संकट पैदा हुए हैं। लेकिन इसी के साथ एक खबर और जान लीजिए, हाइफा के अंदर किसी भी तरह की फोटोग्राफी के ऊपर इजराइल ने बैन कर दिया है। यानी जर्नलिस्ट ना हाइफा में जा सकते हैं ना ही फोटोग्राफी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह की तबाही हुई है, इजराइल नहीं चाहता है वो दुनिया के सामने आए। अगर चीजें सब नॉर्मल होती, अगर इजराइल में कुछ हुआ ही नहीं होता, जिस तरह हमारी गोदी मीडिया दिखाने की कोशिश कर रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हिंदुस्तान ही वहां पे लड़ रहा है और गोदी मीडिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी हो गई है, वैसे ही वहां जाकर इजराइल के साथ खड़ी हो गई है। उससे सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर इजराइल में सब नॉर्मल है, अगर ईरान की मिसाइलों का कोई असर हुआ ही नहीं है, तो फिर पत्रकारों को फोटो खींचने से क्यों रोका गया है? क्यों इंटरनेशनल मीडिया को उस इलाके में जाने नहीं दिया जा रहा है? क्यों दबी छुपी खबरें छप रही हैं? आप अगर टाइम्स ऑफ इजराइल पढ़ें या जेरूसलम पोस्ट पढ़ें तो दबी छुपी आपको खबरें दिखाई देंगी। क्यों नहीं खुल के छप रहा है कि मिसाइलें कहां गिरी? जबकि हमारे पास लॉन्ग शॉट्स है जो मैं यहां नहीं दिखा सकता, वरना आप ये वीडियो देख ही नहीं पाएंगे, इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन जो लॉन्ग शॉट्स दिखाई दे रहे हैं उसमें साफ साफ इंपैक्ट होते हुए, हिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन सब के बावजूद आप सोचिए, इतनी रोक के बावजूद इजराइल को यह एक्सेप्ट कल करना पड़ा कि मोसाद के एक सेंटर पर सीधा हमला किया ईरान ने और उसको तबाह कर दिया। गलत बात है कि मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह हुआ है। ये दोनों तरफ से फर्जी न्यूज चल रही हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में भी जब चल रहा था, दोनों तरफ से जबरदस्त फेक न्यूज, फेक वीडियो चल रहे थे। ईरान इजराइल में भी जबरदस्त फेक न्यूज और फेक वीडियो चल रहे हैं। लेकिन ये तो इजराइल ने ही माना है कि उसके मोसाद का एक सेंटर जो है वो तबाह हुआ है। इसका मतलब बहुत साफ है, ईरान के निशानों पर लग रहे हैं, ईरान की मिसाइलें निशानों पर लग रही हैं। और एक बात आप नोट कर लीजिए, अभी तक ईरान ने अपनी हायर लेवल की मिसाइलें यूज नहीं की हैं। अभी वो पहले और दूसरे जनरेशन की मिसाइलें यूज कर रहा है। लेकिन वही होता है कि अगर आप चारों तरफ से घेर लेंगे और जंग लाजिम हो जाएगी, अगर अमेरिका और या इस तरह के मुल्क शामिल हो जाएंगे, नाटो अगर शामिल होता है, नाटो की तो मुझे खैर उम्मीद नहीं है, लेकिन अमेरिका अगर शामिल होता है तो सीधी सी बात है कि उसके बाद एडवांस मिसाइलें भी चलना शुरू होंगी और दुनिया ऐसी ही नहीं रहेगी। एक बात तो आप जानिए कि यह सच है कि अरब मुल्क इजराइल के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, चाहते हुए ना चाहते हुए खड़े रहे हैं। लेकिन इस जंग में उनके भी दिमाग और दिल में कहीं ना कहीं होगा कि अगर ईरान तबाह होगा तो अगला नंबर सऊदी अरबिया का भी हो सकता है, अगला नंबर किसी और मुल्क का भी हो सकता है, और अमेरिका कभी इजराइल के खिलाफ किसी के साथ खड़ा नहीं होगा। तो मन ही मन में उनको भी पता होगा कि ईरान की तबाही का असर उनके ऊपर भी आने वाला है, और इसीलिए बयान लगातार आ रहे हैं। मदद के लिए अभी कोई खड़ा नहीं हुआ है,
यह भी एक मजेदार बात है कि ईरान अकेले अपने दम पे खड़ा हुआ है और चौथे ही तीसरे दिन इजराइल को हाथ जोड़ के जाना पड़ा अमेरिका के पास, इंग्लैंड के पास, सबसे अपील करनी पड़ी कि हमारे साथ खड़े हो। इससे साफ समझ में आता है कि मजबूत कौन है और कमजोर कौन। लेकिन अरब मुल्कों के दिमाग में भी कहीं ना कहीं यह बात तो चल रही होगी कि उन्हें क्या करना है, क्या अपनी तबाही घर बैठ के ही देखना है। और यकीन जानिए, अगर ईरान खत्म होता है, ईरान में रेजिम चेंज होती है, तो जॉर्डन, सऊदी अरबिया और कई सारे और मुल्कों में भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब हुक्मरान उखाड़ के फेंक दिए गए, जैसे कभी मिस्र से उखाड़ के फेंक दिए गए थे या टर्की से उखाड़ के फेंक दिए गए थे। अगर दुनिया की बात करें, मिडिल ईस्ट के बाहर की दुनिया की बात करें, तो यकीन मान लीजिए आप, इस पे अगर कोई इस तरह का भरम फैला रहा है, बातें कर रहा है, तो बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। रशिया अपनी आर्मी नहीं भेजने वाला। रशिया तो यूक्रेन को तबाह करने पे ही लगा हुआ है। यूक्रेन से अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम हटा लिए कि हम तो इनको मिडिल ईस्ट लेके जा रहे हैं, इजराइल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, उसका आयरन डोम मोम का बन गया है। तो नतीजा क्या है कि रशिया लगातार यूक्रेन को तबाह कर रहा है। कल कीव से जिस तरह के वीडियोस आए हैं, जिस तरह से लगातार रशिया के बम कीव पर गिरे हुए हैं, तो जाहिर है रशिया अभी यूक्रेन में फंसा हुआ है और अपनी आर्मी नहीं भेजेगा। चाइना भी अपनी आर्मी नहीं भेजने वाला है, लेकिन हथियार और टेक्नोलॉजी ये दोनों लगातार भेजते रहेंगे, ये तय बात है। कल जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर का बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था दुनिया यूएन के बिना भी चल सकती है, और जब वो यूएन कह रहे थे तो दरअसल वो यूएसए कह रहे थे, अमेरिका कह रहे थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि इजराइल में जिस तरह से अमेरिका इन्वॉल्व हुआ है, जिस तरह से अमेरिका एक तरफा फैसले ले रहा है, जो वर्ल्ड लीडर की उसकी छवि थी वो तबाह हो चुकी है। और चाइना उसी तरफ इशारा कर रहा है कि अगर मिडिल ईस्ट में वो इसी तरह से घुसा रहा, अगर मिडिल ईस्ट में वो ईरान के ऊपर हमले में शामिल हुआ, तो उसकी वर्ल्ड लीडरशिप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दुनिया के मुल्क उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे और हो सकता है दुनिया में नया सिस्टम आ जाए। और ईरान वाला मामला बड़ा मजेदार है। ट्रंप का एक पुराना ट्वीट है जिसमें उसने लिखा था कि ओबामा जो है सत्ता में आने के लिए ईरान पर हमला कर सकता है। एक और ट्वीट है जिसमें उसने लिखा था कि मिडिल ईस्ट पे हमला करना या मिडिल ईस्ट के अंदर जाना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। यहां मिलियंस ऑफ मिलियंस खर्च हुए, हमारे सैनिक मारे गए, सारा कुछ हुआ, और मिडिल ईस्ट में हमें नहीं घुसना चाहिए। और आज वो मिडिल ईस्ट में खुद ईरान पर हमला करने का प्लान कर रहा है। एक और बात जानिए, ईरान के ऊपर हमले का मतलब है कि ईरान को खुली छूट मिल जाएगी। अभी तक वो इस बात को अवॉइड करता रहा है कि अमेरिकन बेसिस पर हमला किया जाए। वो नहीं चाहता कि अमेरिका इस जंग में शामिल हो, इसीलिए अमेरिकन बेसिस पर उसने हमला नहीं किया है, जो ईरान के आसपास हैं और जिन पर 50,000 सैनिक मौजूद हैं। इसीलिए खामनेई ने साफ साफ कहा कि अगर अमेरिका हमला करता है तो उसको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि 50,000 लाशें अमेरिका में पहुंचेंगी, 50,000 कॉफिन्स उसको तैयार कर लेने चाहिए। यानी अगर अमेरिका हमला करता है तो हम अमेरिका के बेसेज पर हमला करेंगे। बहुत लोगों को यह धमकी कागजी लग सकती है। कागजी धमकी तो ईरान को जो दी है अमेरिका ने, उसमें भी काफी कुछ है। अगर आपको लगता है कि जितनी ट्रंप धमकियां दे रहा है वो सब करके दिखा सकता है, तो आप गोदी मीडिया के असर में थोड़े ज्यादा ही हैं। और अगर आपको लगता है कि खामनेई ने जो धमकी दी है वो करके बिल्कुल नहीं दिखा सकते हैं, तब तो गोदी मीडिया का नशा आपके सिर से ऊपर चढ़ गया है। यह भी हकीकत है कि खामनेई कोई 50,000 सैनिकों को नहीं मार पाएंगे, लेकिन अगर 10,000 सैनिक भी मारे जाते हैं, अगर 10-15 बेसेज भी तबाह होते हैं अमेरिका के, तो यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा। वहां जब लाशें पहुंचेंगी तो लोग पागल हो जाएंगे और ट्रंप से सवाल पूछेंगे। ट्रंप की गद्दी भी जा सकती है। ट्रंप के अपने लोग, टकर कार्लसन जैसे लोग जो मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के समर्थक थे, ट्रंप के लिए पूरे अभियान चला रहे थे, वो भी सवाल पूछ रहे हैं सीधे सीधे कि आखिर अमेरिका इस जंग में क्यों जाना चाहता है। एक सर्वे सामने आया है और उस सर्वे में केवल 16% लोग अमेरिका के चाहते हैं कि अमेरिका इस जंग में जाए। 60% लोगों ने सीधे मना किया है कि अमेरिका को इस जंग में नहीं जाना चाहिए। बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो भी ज्यादा अमेरिका के जंग में नहीं जाने की तरफ हैं। यानी 84% लोग अमेरिका के नहीं चाहते हैं कि अमेरिका जंग में जाए। और ऐसे में अगर मिडिल ईस्ट से 10-12 हजार लाशें पहुंच जाएंगी अमेरिका में, तो क्या माहौल बनेगा, इस बात को आप जरा सोचिएगा।
वैसे ही अगर ट्रंप हमला करते हैं तो ये नहीं है कुछ नहीं कर पाएंगे। जाहिर तौर पर ईरान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसको पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं और वो करेंगे। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा कि उधर से बम जब गिरना शुरू होंगे तो इधर से ईरान भी अपना आखिरी हथियार जो उसके पास है वो भी चला देगा। और वो हथियार कोई जाकर अरब सागर में नहीं गिरने वाला, वो इजराइल पर गिरेगा, वो अमेरिका के बेसिस पर गिरेगा, या फिर वो उन मुल्कों पर गिरेगा जो पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं। और ऐसे में जिस तरह की तबाही होगी, जिस तरह के लोग मारे जाएंगे, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और अगर सोचिए कि इसका फायदा उठाकर चाइना ने ताइवान के ऊपर हमला कर दिया, और अगर सोचिए कि इसका फायदा उठाकर रशिया की आर्मी और ताकत के साथ यूक्रेन के अंदर घुस गई और अमेरिका के ऊपर प्रेशर पड़ा कि जाकर वो ताइवान को बचाए, जाकर वो यूक्रेन को बचाए, तो दुनिया में वर्ल्ड वार जैसे हालात क्यों नहीं पैदा हो सकते हैं। और अगर ये हालात पैदा हुए तो इनका क्या असर होगा, आप खुद सोचिएगा। और अमेरिका बनाना किसको चाहता है? ईरान का राष्ट्रपति शाह पहलवी को। वो शाह पहलवी जो ईरानियों के मारे जाने की खुशी मना रहा है, वो शाह पहलवी जिसके बाप को डेमोक्रेटिकली चुने हुए नेता को हटाकर गद्दी पर इसलिए बैठाया गया था ताकि ईरान के तेल की लूट हो सके, वो शाह पहलवी जिसको ईरान से बाहर इसलिए भगाया गया था ताकि ईरान का तेल ईरान के लोगों के लिए इस्तेमाल हो सके, अमेरिका और रशिया के लिए नहीं। वो शाह पहलवी जो इजराइल जाता है तो वो जो वाल है, पवित्र वाल है यहूदियों की, वहां पर टोपी पहन के बाकायदा हाथ लगाता है, उसको छूता है, शायद ये दिखाना चाह रहा हो कि वो मुसलमान कम है, यहूदी ज्यादा। और अगर मुसलमान और यहूदी को छोड़ भी दे तो कम से कम वो तो ये तो दिखा ही रहा है कि मैं इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़ा हूं। दरअसल भारत में बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहना चाहते हैं कि ईरान एक धार्मिक राष्ट्र है, थियोक्रेटिक स्टेट है, इसलिए उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। मैं बहुत साफ बताऊं, मैं डेमोक्रेसी का हामी हूं और मैं किसी भी स्टेट में, दुनिया के किसी भी देश में किसी एक धर्म का शासन नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं सेकुलर शासन हो जहां बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सब मिलजुल कर पूरी इज्जत के साथ रह सके। लेकिन इसी के साथ एक सवाल मैं पूछ लेता हूं कि अगर ईरान थियोक्रेटिक स्टेट है तो इजराइल थियोक्रेटिक स्टेट क्यों नहीं है? क्या इजराइल घोषित तौर पर ज़ायनिस्टों और यहूदियों का देश नहीं है? ईरान अगर इस्लामिक क्रांति के बाद बना है तो क्या इजराइल फलस्तीन की जमीन लूटकर ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट के तहत नहीं बना है? अगर ईरान एक धार्मिक देश है तो इजराइल भी धार्मिक देश है। डेमोक्रेसी का नाटक इजराइल में जरूर होता है, लेकिन उस डेमोक्रेसी के बाद क्या होता है? जो भी राष्ट्रपति बनता है वो फलस्तीनियों के साथ, अरबों के साथ वही करता है जो पहले के राष्ट्रपति करते आए हैं, और जो जरा भी इधर उधर होने की कोशिश करता है उसकी हत्या कर दी जाती है। तो चलिए मान लिया कि धार्मिक राष्ट्र बुरे हैं, तो जब दो बुरों के बीच की लड़ाई है तो कम बुरे को चुना जाता है। और इसीलिए 100 साल में किसी भी मुल्क पर हमला न करने वाला ईरान हर हाल में 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर 6 मुल्कों पर हमला करने वाले इजराइल से बेहतर है। ईरान ने किसी की जमीन नहीं छीनी है, इजराइल ने फलस्तीनियों की जमीन छीनी है। ईरान किसी के घर उजाड़कर अपने लोगों को नहीं बसाता है, इजराइल फलस्तीनियों के घर उजाड़कर लोगों को बसाता है। तो यह जंग जो है वो चल रही है। पहली बात तो यह कि इस जंग में अभी तक ईरान भारी पड़ रहा है, यह बिल्कुल क्लियर है इस बात से कि विदेशी पत्रकारों को भी हाइफा में घुसने नहीं दिया जा रहा है। सही कैजुअल्टीज का नंबर और सही नुकसान की तस्वीरें सामने नहीं आने दी जा रही हैं। दूसरी बात, अगर अमेरिका इस जंग में शामिल होता है तो फिर यह जंग किस तरफ जाएगी कोई नहीं जानता। हो सकता है कि ईरान में रेजीम चेंज करने में भी यह सफल हो जाए, लेकिन इसका कीमत हजारों अमेरिकी सैनिकों को अपनी जान देकर और हजारों इजरायलियों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। और इसके बावजूद भी, जैसा कि खामनेई ने कहा है कि हो सकता है कि इसके बाद इलाके में कभी अमन न दिखाई दे, ऐसी जंग शुरू हो जो न केवल ईरान, इराक और इजराइल और सीरिया के अंदर बल्कि सऊदी अरब और बाकी मुल्कों के अंदर भी भारी तबाही लेके आए। तीसरी और आखिरी बात यह कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान में रेजीम चेंज करने के चक्कर में ईरान से पहले अमेरिका और इजराइल में ही रेजीम चेंज हो जाए, जिस तरह से अमेरिका के लोग इस जंग के खिलाफ हैं। क्या असर होगा इसका, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। चिंता मेरी सबसे बड़ी ये है कि वहां जो भी होता है उसका असर पूरी दुनिया पर होगा। आज के लिए इतना ही। लगातार
अपडेट्स मैं कर रहा हूं, जैसे जैसे अपडेट आएंगी करता रहूंगा। मेरी कोशिश होती है कि शोर शराबे से अलग जो फैक्ट्स हैं, जो वहां के हिस्टोरिकल और अभी के फैक्ट्स हैं, उन पर बात किया जाए। मैंने अपील की थी और बहुत सारे लोगों ने हमारी मेंबरशिप ली है, हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक मेंबरशिप ना ली हो तो बेहद आसान है, आप ज्वाइन का एक बटन होता है उसको दबाइए, उसके जो लिंक्स हैं हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दोनों हैं। आपकी ये मदद, आपकी ये ताकत हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि जितनी मुश्किलात के बीच हम काम कर रहे हैं, ये हमें राहत देती है, ये हमें लगातार जूझने की ताकत देती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।